नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज हम समझेंगे लूटिंग ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा। हम बोलते हैं, डिबेट करते हैं एक दूसरे से कि ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट कर चले गए, बट कैसे, कैसी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई, कैसे किया, आज सारा इस वीडियो में हम समझेंगे। ब्रिटिश और ब्रिटिश रूल। देखिए, ब्रिटिश का मतलब होता है वाइट, मतलब प्योर, मतलब ऐसा रूल जो प्योर हो, जो धर्म के लिए हो। क्या ऐसा रूल था ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश का मतलब होता है क्रूअल। क्या जो रूल था क्रूअल था। विलियम ड्यूरेंट, ये तो यूरोपियन है, इन्होंने खुद लिखा अपनी बुक के अंदर, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ब्रिटेन्स कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट ब्लीडिंग ऑफ इंडिया। ब्रिटेन जो था ना, वो कॉन्शियस था और ब्रिटेन ने डेलिब्रेटली इंडिया को ब्लीड किया, इंडिया के फार्मर्स को ब्लीड किया, इंडिया के रूलर्स को ब्लीड किया, उनको निचोड़ा इस कदर तक कि इम्पोवरिशमेंट तो रही, गरीब तो हम रहे, जो हमारे इंडियंस थे जो कि ब्रिटिश राज में रह रहे थे, उनकी बॉडी फीबल हो गई, कमज़ोर हो गई। द केस फॉर इंडिया इज सेमलेस रेपेसिटी। मतलब जो केस है ना इंडिया का, वो शेमलेस रेपेसिटी का है, एग्रेसिव ग्रीड का है। बिकॉज इन्होंने कुछ देखा तो था नहीं, यूरोपियंस ने। इतनी प्रोडक्टिविटी कहाँ थी, इतना रिच कहाँ था यूरोप। ये तो बाद में इन्होंने इकोनॉमिकल जो इनका बूम होता है वो कलोनियलिज्म के बाद होता है। जो ब्रिटिश रूल था, कलोनियलिज्म था, इट इज़ द इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई सिविलाइजेशन बाय ट्रेडिंग कंपनी। एक ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा 1600 के अंदर, उसने इन्वेजन किया, डिस्ट्रक्शन किया एक हाई सिविलाइजेशन का, रूथलेस प्लंडर किया इंडिया का, लूटा बिना सोचे बिना समझे, लेकिन डेलिब्रेटली लूटा। आइए देखते हैं द कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय अ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कन्क्वेस्ट किया इंडिया का। और कैसे किया, क्यों किया। बिकॉज इंडिया के ऊपर उस टाइम पर राज था किसका, मुगल एम्पायर। 1600 में चार्टर मिला किसको, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ ने चार्टर दिया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाइए ईस्ट के अंदर जाकर ट्रेड करिए। और उस टाइम पे क्या हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे तो बढ़िया चल रहा था, औरंगज़ेब के टाइम पे भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए, मुगल रूलर्स आए, वो वीक थे। मुगल एम्पायर वीक हो गया। इसका बेनिफिट किसने उठाया, कंपनी ने उठाया। और जो जब एक सेंट्रल पावर वीक हो जाए, उसके बाद नवाब्स भी, जो छोटे छोटे प्रोविंसेस के ऊपर जिनका राज्य था, वो भी वीक हो गए। उनको अपने अंडर लिया थ्रू द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। समझाऊंगा आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, इट इज नॉट अ अलायंस, इट इज अ गुंडा राज, इट इज अ माफिया राज। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि अगर आपका कोई भी, मतलब कि हियर नहीं है, मतलब कि आपका जो प्रोजेनी, मतलब बायोलॉजिकल प्रोजेनी नहीं है आपकी, आपने अडोप्टेड सन है, तो आप अपनी जो राज्य है ना, वो उसको नहीं दे सकते। अगर ऐसा होगा तो आपका जो राज्य होगा, आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होगी वो तो चली जाएगी उसके पास, लेकिन आपका जो राज्य होगा, स्टेट होगा, वो उसके पास नहीं जाएगा, वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। फार्मर्स एंड जमींदार को लूटा गया थ्रू वेरियस पॉलिसीज, लाइक फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रायतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम, महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम। क्या था ये, इसमें ये था, लेट से ये तीनों सिस्टम बनाए गए थे क्या लेने के लिए, रेंट लेने के लिए, रेंट निकलवाने के लिए, ठीक है ना, शेयर निकलवाने के लिए फार्मर से। एंड इन तीनों में ही बहुत हाई था, जो शेयर था, सिंपल सी बात, फार्मर का वो बहुत हाई था, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और इसने क्या किया, अगर कोई फार्मर नहीं दे पाता था, उससे ज़मीन को खींच लिया जाता। अगर ज़मींदार, अगर इंटरमीडिएट ज़मींदार जो है वो नहीं दे पाता था, मतलब कि अपने ज़मींदारी का कलेक्शन, उससे भी लैंड को खींच लिया जाता था, ले लिया जाता था।
इससे इम्पोवरिशमेंट हुआ फार्मर्स का, ज़मींदार्स का। देखो, मुगल्स एम्पायर तो वैसे ही अपनी पॉलिसीज़ के कारण वीक हो गया। दूसरा, नवाब्स को सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से वीक किया गया, और फार्मर ने ज़मींदार को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रायतवारी सेटलमेंट सिस्टम एंड महलवारी सेटलमेंट सिस्टम से वीक किया गया। पूरा भारत ही किसके अंदर आ गया? एक कॉरपोरेशन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। जॉन सुलिवन लिखते हैं, ब्रिटिशर्स ड्राइविंग अप रिचेस फ्रॉम बैंक ऑफ गंगेज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन अपॉन द बैंक ऑफ थेम्स। मतलब गंगा से उठाकर रिच, मतलब पैसा, दौलत, गंगा से उठाकर कहाँ पर डाल रहे थे? थेम्स नदी में डाल रहे थे। यहाँ के लोगों को इम्पोवरिश कर दिया। ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन लिखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर था वो 23% था, और आते आते वो 3% रह गया। किसकी वजह से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके बाद 1857 में क्राउन की वजह से इंडिया को गवर्न किया गया ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए। इंडिया को लूटा गया ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए, ब्रिटेन के लोगों के बेनिफिट के लिए। कैसे स्टार्ट होता है ये मैंने बताया आपको। क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उसने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया, जाके लूटो। और बोला जाता है कि कॉमर्शियल बिजनेस कन्वर्टेड इनटू कन्क्वेस्ट। ट्रिपल सी का कॉमर्शियल कन्वर्टेड इनटू कन्क्वेस्ट बोला गया। इस चार्टर के अंदर लिखा गया था स्पेसिफिकली कि कंपनी के पास पावर है अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो वेज वॉर कर सके, उस किस टेरिटरी पर कब्जा कर सके। ये चार्टर में लिखा हुआ था। काश उस टाइम पे मुगल्स ने इस चार्टर को ढंग से पढ़ा होता, समझा होता। अब मेनली मैं बता रहा हूँ कि मुगल कोलैप्स हुए, पर कैसे हुए, क्यों हुए, क्या क्या रीज़न रहे, वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां बड़े अच्छे चल रहे थे। बहुत हद तक टॉलरेबल थे ये, क्योंकि उनको पता था भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर आप अरब की तरह रूल नहीं कर सकते कि मोहम्मद की सिर्फ बात करें। अरे यहाँ पर जब इस्लाम आया, इस्लाम में भी सूफीज़म आ गया। क्योंकि समझो, इस्लाम और ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म, ये ओरिजिनेट कहाँ पर हुए? ये अरब में। नो सिविलाइजेशन। वहाँ के लोग मूंड बुद्धि, मोटी बुद्धि वाले ट्राइबल लोग, इनको समझाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, सब ने बोला, जुडाइज़म ने भी बोला, क्रिश्चियनिटी ने भी बोला, इस्लाम ने भी बोला, एक ही बात बोली, देयर इज़ ओनली वन गॉड, यू हैव टू बिलीव इन वन गॉड। बिकॉज वहाँ पे छोटी छोटी ट्राइब्स थी, कोई एक प्रॉपर सिविलाइजेशन ओरिजिनेट नहीं हो पाई, हाँ, मिस्र को छोड़कर, ठीक है। तो प्रॉपर एक सिविलाइजेशन ओरिजिनेट नहीं कर पाई, वहाँ पे छोटी छोटी ट्राइब थी, उनको यूनाइट करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि देयर विल बी ओनली वन गॉड। सो वहाँ पर ऐसा था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता था। इंडिया डाइवर्सिटी से भरा हुआ, बहुत रिचनेस है। इन द केस ऑफ डाइवर्सिटी, सोसाइटी में रिचनेस है, इकोनॉमिकल रिचनेस है। यहाँ पे सिविलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करती थी। आप ऐसी रिलीजियस पॉलिसी नहीं अपना सकते थे जो अरब में चल रही है, या फिर चल रही थी, अभी भी चल रही है वहाँ पर। तो सो औरंगज़ेब ने क्या किया कि औरंगज़ेब बोला कि मैं तो एक्सपेंशन करूँगा अपने एम्पायर का। मैं फिर से औरंगज़ेब ने बोला कि मैं दौलताबाद, दियोगिर, वहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करूँगा, वहाँ से साउथ को कन्क्वेस्ट करूँगा। ये संभव नहीं था। बहुत सारे रूलर्स ने करके देखा। मोहम्मद बिन तुगलक अगर उसको पढ़ लिया होता तो दोबारा ये चीज़ नहीं करता। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया था, उससे भी नहीं हो पाया था। उसके बाद इसकी रिलीजियस पॉलिसी टुवार्ड द सिख
उसकी रिलीजियस पॉलिसी टुवार्ड द हिंदू अच्छी नहीं थी। हालांकि दारा शिको इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसकी रिलीजियस अगर आप देखें तो दारा शिको का इस्लाम अच्छा इस्लाम है। दारा शिको बड़ा टॉलरेट, अकबर, इनफैक्ट अकबर के बारे में तो वीडी सावरकर भी बोलते हैं कि अकबर की हमें जयंती बनानी चाहिए, इतना लिबरल राजा था। इंडिया को अगर कोई अच्छे तरीके से गवर्न कर पाएगा हमेशा, तो ये हमारी हिस्ट्री में है, कोई भी अगर इंडिया को अच्छे तरीके से गवर्न कर पाएगा, एक लिबरल राजा कर पाएगा, अकबर जैसा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा। सो रूलर्स वीक हुए और नोबल्स क्या करने लगे, एम्पायर को गवर्न करने में उनकी ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगी, एंट्री होने लगी। रूलर कौन बनेगा उसमें रोल प्ले करने लगे। राइज हुआ सिक्स का, बिकॉज वीक हो चुके थे मुगल्स। रीजनल किंगडम्स का राइज हुआ, जैसे हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, ये सब। मराठा का राइज हुआ। एंड उसके बाद मुगल्स एक और गलती कर बैठते हैं। मुगल किंग था फारूक शियार। 1717 के अंदर फारूक शियार फरमान जारी कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, कुछ पैसे दे दो हमें बस। इस फरमान का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गलत इस्तेमाल किया। इनफैक्ट वहाँ के लोगों ने प्राइवेट ट्रेड भी किया इस फरमान का इस्तेमाल कर कर, और कंपनी का ट्रेड भी किया, और कंपनी चीपर ट्रेड करने लगी, इनको एक एज मिल गया। उसके बाद होती है बैटल ऑफ करनाल 1739 में, नादिर शाह वर्सेस मुगल्स। हार गए मुगल्स, इतने वीक हो चुके थे, नादिर शाह के सामने हार गए। और नादिर शाह यहाँ से लूटकर 500 मिलियन रुपीस ले गया, और वहाँ पे जाके 3 ईयर तक पर्शिया के अंदर जाकर, ईरान में जाके 3 साल तक इसने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। एक पिकॉक थ्रोन ले गया जिसके अंदर कोहिनूर डायमंड था। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757, सिराजुद्दौला वर्सेस द रॉबर्ट क्लाइव, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हार गए। कौन हार गए? सिराजुद्दौला, गवर्नर ऑफ बंगाल। किसके अंडर थे? मुगल्स के अंडर थे। 2.5 मिलियन पाउंड देने पड़े। अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो वो बनते हैं 250 मिलियन पाउंड बनते हैं। ये भी रीजन रहा वीक होने का। उसके बाद होते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठा। मराठा लड़ रहे थे मुगल्स के लिए, मुगल्स हारे मतलब मराठा हारे, मराठा हारे मतलब पता चल गया ना तो मुगल स्ट्रोंग है ना ही मराठा स्ट्रोंग है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर देते हैं क्या, बैटल ऑफ बक्सर 1764, शाह आलम अवध के जो नवाब थे उसके साथ, बंगाल के जो गवर्नर थे उसके साथ मिलकर, शाह आलम टू जो थे मुगल के राजा थे, हार गए। मुगल्स हार गए डायरेक्टली। 3 फोर्सेस मिलकर एक फोर्स को नहीं हरा पाई। और एक ट्रीटी साइन होती है, इलाहाबाद ट्रीटी, उसमें दीवानी राइट जो है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। इसमें दीवानी राइट का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसी मनी से वहाँ बंगाल से या फिर पूरे भारत से वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर फिनिश गुड खरीद रहे हैं, और उसको कहाँ पे जाके बेच रहे हैं, यूरोप में जाकर बेच रहे हैं। वहाँ से वहाँ पे वो क्या है, पैसा आ रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल। उस प्रॉफिटेबिलिटी का इस्तेमाल करके वो और वॉर लड़ रहे हैं जहाँ से वो टेरिटरी को क्या कर सकें, एंगेज कर सकें, टेरिटरी को अपने अंदर ला सकें। यही रीज़न होता है कि 1800 के अंदर क्या होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है। उसमें क्या करते हैं, हार जाते हैं मराठा फिर से। फिर होती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, और हरियाणा आ जाता है ब्रिटिशर्स के अंदर, नॉर्थ एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुका है। रिजल्ट क्या होता है इन सब चीज़ों का, इंडिया डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल में आ जाता है किसके, कंपनी के। और कुछ पॉलिसीज़ की वजह से क्या होता है कि 1857 में क्या होता है कि भाई एक वॉर छिड़ती है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर 1857। इसके बाद कंपनी को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर आता है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की भी पॉलिसीज सेम रहती हैं, इंडिया को लूटने की। अब इंडिया को लूटा कैसे गया, लूटा ऐसे गया कि सबसे पहले तो
पैसा निकाला गया, उसके बाद क्या किया गया, इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, कब्जा किया गया, और उसके बाद इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, किसका इस्तेमाल कर कर, पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर कर, लेजिस्लेशन का इस्तेमाल कर कर, फॉरेन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर कर। देखिए कैसे। पढ़ते हैं हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ टेक्सटाइल का। इंडिया का टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा, मसलिन, अभी भी आप सुनते होंगे, है ना, चिकन कड़ी, जो साड़ीज़ होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ की साड़ियाँ, कलमकारी, ठीक है ना, बहुत सारी टाइप को साड़ीज़ आती हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्लोथ हमारे यहाँ बनते हैं। इन टेक्सटाइल को क्या किया गया, फौज का इस्तेमाल कर कर स्पेसिफिकली चूज़ किया गया कौन सी इंडियन लूम्स हैं, हैंडलूम्स हैं, उनको तोड़ा गया। इंट्रोड्यूस किया गया टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स। इतना टैक्स लगाया गया है इंडियन आर्ट हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, कि इतना महंगा कर दो कि यूरोप में कोई इसे परचेज ना कर पाए, जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट करती है बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, और करना लाजमी भी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इससे क्या हुआ कि व्यूमेन की पोजीशन डिक्लाइन होगी। इससे समझो, पहले क्या होता था, मेल है, फीमेल है, फीमेल घर का काम भी देखती थी और साथ साथ में बुनकरी का काम भी करती थी। घर पे रहकर वो क्या करती थी, बुनती थी, चरखा चलाती थी, वो थ्रेड बनाती थी, वो घर पर ही। और जो मेल होता था वो जाता था खेत के अंदर, एग्रीकल्चर। तो देखो इनकम वहाँ से भी आ रही है और एग्रीकल्चर से भी इनकम, तो इनकम घर ऐसे चलता था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने क्या किया, जब लूम्स को ख़त्म किया तो उन्होंने व्यूमन की पोजीशन को डिक्लाइन कर दिया हमारी सोसाइटी के अंदर। व्यूमन को सिर्फ घर का काम रह गया व्यूमन पे, या फिर खेतों का काम रह गया, व्यूमन दूर हो गई, ठीक है ना। व्यूमन की पोजीशन के डिक्लाइन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिम्मेदार है। कोलैप्स किया हमारे आर्टिसंस का। देखो कितने सारे प्रोडक्ट, इवन यू नो कि हमारे यहाँ से भारत से कटलरीज जाती थी, खाने के चम्मच आते, इनको चम्मच तक तो बनाना नहीं आता था, ठीक है, हथियार जाते थे हमारे यहाँ से, बिकॉज इंडिया का स्टील बड़ा फेमस था। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो 27% से 2% हो गया बिकॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम खाली एक्सपोर्टर रह गए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। और हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी के अंदर, कंप्लीट होता है 19th सेंचुरी, और दोबारा से जो है 20th सेंचुरी में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, तो हमारा थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। वो भी इनकी ज़रूरत थी इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बिकॉज ट्रेड रूट्स ख़त्म हो गए थे, पैसा ख़त्म हो गया था, जगह ख़त्म हो गई थी, कहाँ पे प्रोडक्शन करें। और ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 3 कारण से होता है, डी क्यूब, डिस्पोजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफीट। और ये कैसे किया जाता है, बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, धक्के से, बाय द यूज़ ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाकर, कागज़ों पर कानून बनाकर, और बाय द यूज़ ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर, तीनों का कॉम्बिनेशन, फोर्स, लेजिस्लेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है। टेक्सटाइल के कंटेक्स्ट में, आर्टिसंस के कंटेक्स्ट में, जितने भी मैन्युफैक्चर हम करते थे उसके कंटेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से मेथड इनकॉर्पोरेट किए गए लूटिंग के लिए, लूटने के लिए कैसे कैसे मेथड चलते हैं। इन्होंने हमसे एक्सट्रैक्ट किया, किस फॉर्म में, टैक्स लगाकर। किस फॉर्म में, हमारे यहाँ के जो डायमंड थे, जवाहरात थे, सबको लूट कर ले गए। और टैक्स का मतलब, टैक्स ना एक अथॉरिटी लगाती है, और टैक्स मतलब एक रीजनेबल रेट। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया वो थेफ्ट था, वो चोरी थी। अगर मैं आपको बताऊं, 1765 से लेके 1815 तक इंडिया से हर साल 1.8 करोड़ पाउंड लूटा गया। आप मल्टीप्लाई कर लो, इतने साल हैं, मल्टीप्लाई कर दो, इतना पैसा ब्रिटेन को हमारा देना बनता है। शर्म आनी चाहिए इनको। और टैक्स रेट क्या था, 50%। इनफैक्ट औरंगजेब के टाइम में 50% नहीं था किसी के ऊपर टैक्स। और क्या किया गया, हमारे पीजेंट को, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट सिस्टम, ये लाकर हमारे पीजेंट को लैंडलेस किया गया, उनसे लैंड को छीना गया, उनको गरीबी दिखाई इन्होंने। और गरीबी के साथ आती है अंडर नरिशमेंट।
बॉडी फीबल हो गई, क्या आवाज़ करेगा, एक लाठी मारेंगे नीचे गिर जाएगा इंडियन। ये हाल कर दिया था इंडियन पीजेंट्री का इन्होंने। लेकिन फिर भी वो हल जोतता था, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने थे। दिन रात मेहनत कर कर वो करता था। अगर बारिश आ जाए, अगर कोई फसल डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी ब्रिटिश उनसे टैक्स मांगती थी, कोई राहत नहीं थी। ऐसा सब पुराने राजाओं के टाइम पे नहीं होता था। जो इंडियन रूलर थे ना, इंडियन रूलर का जो रेजीम था, वो उनका जो गवर्निंग पैटर्न था वो ये था कि भाई वो ट्रेड के ऊपर जिंदा रहते थे। ट्रेड किया, वहाँ से पैसा आया, एडमिनिस्ट्रेशन उस पैसे से चलेगा। और जो टैक्स था वो नाम मात्र के लिए रहता था, मिनिमम टैक्स रहता था कल्टीवेटर्स के ऊपर। इनफैक्ट जो इंडियन रूलर्स थे वो हमेशा प्रमोट करते थे कल्टीवेशन को। वो लैंड को ग्रांट्स में देते थे, किसको, मंदिर को, पुजारी को, ब्राह्मण को, ताकि कल्टीवेशन हो सके। तो कभी भी टैक्स इतना नहीं लगाया कल्टीवेटर्स पर, इन्होंने टैक्स लगाया। इन्होंने हर एक उस चीज पर टैक्स लगाया, और इतना ज़्यादा टैक्स लगाया कि जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, सिर्फ इतना हाथ में छोड़ते थे कि जो फार्मर्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनकी सोल उनकी बॉडी के साथ चिपकी रहे। सिर्फ मशीन की तरह देखते थे वो। इनफैक्ट दूसरा मेथड था करप्शन। मैं नाम लूँगा सबसे फेमस रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें पूजा जाता है यूरोप के अंदर। तो ब्रिटिशर्स, इनका बस नहीं चलता, ये मूर्ति बना दे रॉबर्ट क्लाइव की, मूर्ति बना दे वारन हास्टिंग की, मूर्ति बना, इनफैक्ट चर्चिल को तो ये पूछते ही हैं। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से पहली बार यूरोप गया, वो 2.3 लाख पाउंड लेके गया, मतलब आज के कंटेक्स्ट में 23 मिलियन पाउंड। और जब वो दूसरी बार गया तो वो 4 लाख पाउंड लेके गया अपने साथ, मतलब कि 40 मिलियन पाउंड। ये सिर्फ एक ऑफिसर की वेल्थ है। सोचो कितना करप्शन, कितना लूट कर लेके गए हैं हमें। अगर कोई टैक्स नहीं पे करता था ना, अगर कोई टैक्स नहीं पे करता था, पुराना राजा जो होते थे ना, व्यूमेन के ऊपर कभी भी अत्याचार शायद ही करते थे। लेकिन इन्होंने व्यूमेन्स को नहीं छोड़ा, इन्होंने व्यूमेन को एज अ टूल इस्तेमाल किया। बिकॉज हम इंडियंस व्यूमेन्स, अपनी व्यूमेन्स के प्रति बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सोफिस्टिकेटेड थे। वेस्टर्न्स ने हमारी जो सोसाइटी है उसको ख़राब कर दिया। व्यूमेन क्या करते थे, ये ड्रैग, मतलब कि खींच कर ले जाते थे व्यूमेन को चौराहे के ऊपर, वहाँ पर उनको नेक्ड किया जाता था, नंगा किया जाता था, पब्लिक व्यू के सामने रख दिया जाता था। अब सोचो उस सोसाइटी उस टाइम की कैसी है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, उसके सामने उसकी व्यूमेन को नेक्ड किया जा रहा है। सोचो उस आदमी के लिए क्या रहा होगा, वो कंटेक्स्ट क्या रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप अभी की सोसाइटी देख लो, अगर ऐसा हो जाए आपकी रूह कांप जाएगी। तो वो आदमी चाहे रात के 24 घंटे तक काम करे, वो काम करता था टैक्स देने के लिए, ताकि ऐसी स्थिति ना देखनी पड़ जाए। रिवेन्यू कलेक्शन और ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, इन्होंने क्या किया, रिवेन्यू कलेक्शन किया और ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज किया। कैसे किया, चलिए देखते हैं। देखो, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहला क्या चीज़ अपनाया, देखो, एक तो इन्होंने टेरिटरी को क्या करा, खोजने के लिए, किससे खोजने के लिए, रूलर्स के खोजने के लिए इन्होंने अपनाया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस नाम तो था सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है कोई उसके अंडर आ गया, एंड अलायंस का मतलब होता है भैया दो जने मिल के काम कर रहे हैं। देखो, सब्सिडरी अलायंस असली में अलायंस तो था नहीं, इट इज़ अ ब्रूटिश अलायंस विद ओवरटोन्स ऑफ माफिया राज। मतलब कि कैसे, अगर ये असली में अलायंस होता तो दोनों की बात चलती। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स सिंपल सी बात उनको बोलते थे कि भैया देखो, हम हैं, हम आ रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि दूसरे हमला ना कर पाएँ। और आपको इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। चलो रूलर, ठीक है, रूलर बोलता था हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर उसको बोलते थे अगर हमने आप पर हमला कर दिया, अब बताओ अब कैसे प्रोटेक्ट करोगे।
क्योंकि उनके पास तो मॉडर्न आर्टिलरी थी। तो मतलब एक तरह से धमकाना हुआ, ठीक है ना। अब जब वो क्या करते थे, सब्सिडरी अलायंस पैक्ट साइन हो जाता था, इसके बाद क्या करते थे, इतना एक्सोर्बिटेंट प्राइस रखते थे, इतना ज़्यादा प्राइस रखते थे, तो वो रूलर पे नहीं कर पाता था। अब रूलर पे नहीं कर पाएगा तो उसके बाद क्या करते थे, उसकी टेरिटरी को कॉन्फिस्केट कर लेते थे, मतलब कि टेरिटरी अपने अंदर आ गई। अब टेरिटरी उनके अंदर आ गई तो उस टेरिटरी से अब वो क्या लेंगे, अपने मनपसंद टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, रिवेन्यू कलेक्शन होगा। सब्सिडरी अलायंस किस लिए, रिवेन्यू कलेक्शन के लिए। पीजन से कैसे उन्होंने पैसे को ठगा, ये देखो, जमींदारी सिस्टम लेके आए, कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। रायतवारी सिस्टम लेके आए, कहाँ पे, साउथ एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर। महलवारी सिस्टम लेके आए, कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में। सब क्या था, रिवेन्यू कलेक्शन का जरिया था। ये रिवेन्यू जा कहाँ रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था। दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। और इसको पीजेंट को किसी भी हालत में उसे पे करना पड़ता था, और पे भी किस रूप में, कैश के रूप में। और कैश उसके पास होता नहीं था, जब तक फसल नहीं बिकेगी कैश नहीं आएगा। सो इसके अंदर एंट्री हो जाते इंटरमीडिएटरीज की, जिन्हें दलाल बोलते हैं। वो दलाल क्या करते थे, उसकी क्रॉप को खरीदते थे, उसे पैसे देते थे, मन मर्जी पैसे देते थे। और ये इंटरमीडिएटरीज कौन थे, ये कुछ हमारे देश के लोग थे, हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, और कुछ बाहर के थे। दोनों ने बेनिफिट उठाया इस कंडीशन का। अमाउंट कुछ होता था फसल का, कुछ और अमाउंट दे देते थे उस गरीब अनपढ़ पीजेंट को, क्योंकि पीजेंट को पैसा चाहिए होता था, क्योंकि उसके पे करना पड़ता था कैश में। और मैंने बताया अगर वो पे नहीं करेगा तो ज्यादती होगी उसकी फैमिली के ऊपर। रिजल्ट ये हुआ कि विलियम डिगबाई लिखते हैं, रायोट्स इन द डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड, ठीक है ना, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम गेट्स ओनली हाफ टू इट, ठीक है ना। जो राइट्स थे उनको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना, हाफ, ओनली हाफ टू ईट एज कंपेयर टू हिज ग्रैंडफादर्स। मतलब कि उसके जो ग्रैंडफादर्स खाते थे उसका आधा ही उसे मिलता था, और जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स खाते थे उसका 1/3 हिस्सा उसे खाने के लिए मिलता था। इसी कारण से हमारे इंडियंस की ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन रूल के अंदर फीबल बॉडीज हो गई, कमज़ोर। कहाँ से शाइन आएगा उनके चेहरों पर, जिन्होंने 1/3 हिस्सा खाना खाया हो। मतलब कि पूरे दिन में मतलब एक टाइम की रोटी सिर्फ मिल रही थी उन्हें। सोचने की बात है। इसी कारण से यही पॉलिसीज थी जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे कर दिया, बिकॉज सारा तो रिवेन्यू कलेक्ट होकर कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन के अंदर जा रहा है। जो भी सरप्लस हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, सड़कें वहाँ पे डेवलप हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है। इंडिया में क्या, इंडिया में वही फिल्थ, धूल भरी सड़कें, या फिर सड़कें वहीं बन रही थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे। जैसे न्यू दिल्ली का एरिया देख लो, है ना, चमचमाता हुआ उन्होंने अपने लिए बनाया, है ना। सो जहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट किया उन्होंने, और पूरे भारत को ऐसा छोड़ दिया, इंडियन एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दे स्टार्व्ड मिलियंस इन इंडिया बाय मोनोपोलीज एंड प्लंडर। ये लिखते हैं, दे स्टार्व्ड मिलियंस इन इंडिया, मिलियंस, लाखों में उन्होंने स्टाफ किया, मोनोपोली कर कर, प्लंडर कर कर। ऑलमोस्ट रेज अ फेमाइन एट होम बाय लग्जरी ओकेजन बाय द ओपुलेंस, एंड बाय दैट ओपुलेंस रेजिंग द प्राइस ऑफ एवरीथिंग टिल द पुअर कुड नॉट परचेज ब्रेड। कहने का अर्थात क्या है, इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, इनफैक्ट ब्रिटेन में रहने वाले जो गरीब लोग थे उनके लिए क्रिएट करी। बिकॉज यहाँ से कमा कर वो ब्रिटेन में लेके जा रहे थे, और जहाँ वहाँ पर रहते थे वहाँ पे एक्सोर्बिडेंट प्राइस पे करते थे हर चीज का। मतलब हर महंगी चीज उन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया, हर महंगी चीज अच्छी होती है, ऐसा थोड़ी होता है, जरूर नहीं। क्या पता किफ़ायती रेट में मिली हुई चीज भी अच्छी हो। आज वही चीज है, आज हम वही चीज पे, मतलब कि हम वही ट्रेंड पे चल रहे हैं कि महंगी चीज जो है तो अच्छी ही होगी, ठीक है। इंडिया से उसके डायमंड चुराए गए, सस्ते, या फिर चुराए गए या फिर चीप प्राइसेस में खरीदे गए, और
बाहर जाके यूरोप में जाके उसको बहुत ज़्यादा पैसों में बेचा गया। इंडिया का एक और टाइप ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन किया गया यहाँ पर। उनकी बहुत सारा डायमंड थे, जैसे कोहिनूर डायमंड रानी पहनती है वहाँ पे, वहाँ उनका जो सर पे ताज होता है उनके अंदर लगा हुआ है कोहिनूर डायमंड। इनफैक्ट आप ब्रिटेन का म्यूज़ियम जाके देख लो, सबसे बड़े चोर हैं वहाँ पे, हर जगह से हर देश से चुराई हुई चीज़ वहाँ पे पड़ी है। उनका क्योंकि अपना कोई कल्चर ही नहीं है ना, क्या दिखाएंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ी दिखाएंगे, ठीक है ही नहीं। यही दिखाएंगे टिप्पू सुल्तान की तलवार दिखाएंगे, क्योंकि उनको तलवार तो बनानी ही नहीं आती थी। रखे रहने दो, पता चलता है कि ये साइन है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कितनी ज्यादती करी है, क्या क्या चुरा के ले गए हैं, ये साइन है। वो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ब्रिटेन में जो म्यूज़ियम है वो दिखाता है कि चोर थे, सबसे बड़े चोर थे, ठीक है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि इनको जो वहाँ के लोकल पीपल थे, लोकल जो पॉलिटिशियंस थे, उनको इतना डर हो गया, ये जो नवाब होता है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो यहाँ से जा रहे थे उनको वो बोलते थे नवाब्स आ गए। क्यों आ गए? बिकॉज बहुत सारा पैसा कमा कर जाते थे, एंड वो जब वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स को तो चेंज कर रहे थे, साथ साथ में वो क्या कर रहे थे, वहाँ की पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ की पॉलिटिकल सीट को खरीदने के लिए। तो इसी कारण से क्या हुआ कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ताकि इन नवाब्स को, इन ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स को क्या कर जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एक और चीज़, हमको लूटा गया और हमारा जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, एक और टाइप से किया गया कि हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, शिपिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। हमारी सबसे बड़े साइन है हमारी शिपिंग के, हमारी शिप्स के, शिवाजी भोंसले, उनका बहुत बड़े फ्लीट थी, बंगाल फ्लीट थी। कम से कम एक जो शिप होती थी वो 400 से 500 टन का वेट उठा सकती थी। गुड्स का ट्रेड होता था इन शिप्स का इस्तेमाल करके, कोस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, मोनोपोली जनरेट करी, क्योंकि वो कोस्ट पर कब्जा कर चुके थे, और उन्हें बोल दिया चलेंगी तो सिर्फ ब्रिटिश शिप ही। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर वो आती है, जब नेपोलियनिक वॉर होती है 1803 के अंदर, सो क्या हुआ कि इंडियंस को अलो कर दिया गया। क्यों अलो किया? क्योंकि ब्रिटिश की शिप डुबा चुका था नेपोलियन। तो नेपोलियन मतलब फ्रांस का राजा था, ठीक है। सो ब्रिटिश की शिप डुबा चुका था नेपोलियन, तो इंडियन शिप्स को बोला गया कि आइए आप ट्रेड करिए, ठीक है ना, आप हमारी हेल्प करिए। इंडियंस ने हेल्प भी करी उस टाइम पर, और उसके बाद शिप्स का उन्हें बेनिफिट भी हो। इंग्लैंड जो थे, ब्रिटेन था, वो वॉर जीत गया। उसके बाद क्या गया कि इंडियन शिप्स को कर्ब करने के लिए एक एक्ट लाया गया, नेविगेशन एक्ट, उसमें ब्रिटिश शिप्स को कर्ब कर दिया गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, देखो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर नीड हुई किसकी? शिप्स की। सो हमारी शिप्स का तो उन्होंने क्या बोला, एक महान सज्जन थे, वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उनको बोला गया कि भैया अपनी खोल लो, शिपिंग इंडस्ट्री खोल लो इंडिया के अंदर। उन्होंने खोल भी ली। उसके बाद क्या किया गया, जैसी वर्ल्ड वॉर वन जो है ख़त्म हुई, उसके बाद उनके शिप पर और उनको जेल में डाल दिया गया। तो इंडियन शिप्स का डेलिब्रेटली जो, और शिपिंग इंडस्ट्री का डेलिब्रेटली बैन लगाया गया और अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। जब उनको ज़रूरत थी तब तो उसका क्या किया, इस्तेमाल किया, और जब ज़रूरत नहीं तो उस पर बैन लगाया। इनफैक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, वो बैन करता है किनको, ऐसी शिप्स को जो कि 350 टन से नीचे की वज़न जो है उठा सकती हैं। इसी कारण से क्या हुआ, क्योंकि बंगाल जाना जाता था अपनी छोटी शिप्स बनाने के लिए, 40% ऑफ बंगाल शिप्स जो थी ना वो ट्रेड से बाहर हो गई। इसके बाद 1814 में एक्ट लाया गया कि जो वेसल्स होंगे उनको ब्रिटिश के द्वारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और जो ब्रिटिशर्स थे वो रजिस्टर करते नहीं थे जल्दी से। इसी कारण से और शिप्स जो है बाहर चली गई ट्रेड से। सो जानबूझकर हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया इनके द्वारा। और उस टाइम पर मेनली ट्रेड किसके द्वारा होता है, शिप्स के द्वारा। अब रह कौन गया, देखो इंडिया के ऊपर राज किसका है, ब्रिटिशर्स का। ट्रेडिंग पर राज किसका है, ब्रिटिशर्स का। शिप्स किसकी हैं, ब्रिटिशर्स की। सो एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रही है, ब्रिटिशर्स को। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हाईली इंक्रीज होने लगी।
करने क्या लगे हम, खाली एग्रीकल्चर। क्लोथिंग इंडस्ट्री ख़त्म थी हमारी। आर्टिसेंस, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लग रहा था तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। तो विलियम डिग्बाई लिखते हैं विद द यूज़ ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस का, फोर्स का, इन सब का इस्तेमाल करके मिस्ट्रेस ऑफ सीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जो मिस्ट्रेस थी ना सीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, हैड किल्ड द मिस्ट्रेस ऑफ सीज ऑफ ईस्ट। इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस। मैन्युपुलेशन किया इन्होंने एक्सचेंज रेट के अंदर, ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, ताकि जो वैल्यूज़ है ना, किसकी किसकी वैल्यूज़, इंडियन जो ब्रिटिशर्स की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, जो उन्होंने एसेट क्रिएट कर रखे हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है वो गिरे ना। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, मैन्युपुलेशन के एक्सचेंज रेट में स्टर्लिंग को बढ़ावा दिखाया, रुपीज़ को जो है घटा दिया। विलियम डिग्बाई कैलकुलेट करते हैं कि 1901 तक कितना अमाउंट ब्रिटिशर्स हमसे लूट चुके थे, वो था 418 करोड़ 79,22,732 ओनली। कितने, इतने पाउंड्स लूट चुके थे। और ये सब पाउंड को लूटने के लिए हम ही उनको मदद कर रहे थे, बिकॉज वो आर्मी के अंदर हमें रिक्रूट कर रहे थे, और हमारे जो रिक्रूट होते थे उनको सैलरी कम देते थे, और जो उनके रिक्रूटमेंट आते थे वो ऑफिशियल पद पर आते थे, उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती थी। और इस टोटल आर्मी को कहाँ से पे हो रहा था, हमारे रिवेन्यू से पे हो रहा था। ये भी तो ड्रेन हुआ, ये भी तो लूटना हुआ। और जहाँ जहाँ पर, इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, हम इंडिया के लिए नहीं पे कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश लड़ रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था, वहाँ पे हमारे मैन जा रहे थे, वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, ठीक ना। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू। इंडिया जो था बिगेस्ट सोर्स था रिवेन्यू का, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परचेजर ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट। और जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट करता था, वर्ल्ड का बिगेस्ट परचेजर इंडिया था, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, आज वो इम्पोर्टर है ब्रिटिश गुड का। एंड द सोर्स ऑफ हाईली पेड एम्प्लॉयमेंट फॉर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के लिए हाईली पेड जॉब जो है हम देते थे हमारे यहाँ। एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग एंड सोल्जर्स, ऑल एट ओन एक्सपेंस। मतलब वी पे फॉर आवर ओन रिप्रेशन, हमने अपने रिप्रेशन के लिए पे किया। एक डाटा है 3,25,000 सोल्जर थे ब्रिटेन की आर्मी में, उसके लिए 2/3 जो है वो इंडियन रिवेन्यू से जाता था। 2/3 ऑफ द सोल्जर हम उनको पे करते थे इंडियन रिवेन्यू से। और 1922 का डाटा है कि 64% ऑफ टोटल रिवेन्यू स्पेंड हो रहा था किसके ऊपर, आर्मी। अगर ये हमारे सोशल कैपिटल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता तो आज इंडिया कहाँ पर होता। इंडिया को एक और तरीके से लूटा गया। इंडिया की स्टीलिंग, जो इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री थी उसको छीन लिया। असली में इंडिया के अंदर ही सबसे पहले स्टील बना, उस स्टील को बोलते हैं वुड स्टील। ये साउथ साइड में बना, और इसको बनाने का तरीका सीखा अरब्स ने, और अरब्स के स्टील को बोलते हैं हम डमेस्कस स्टील, ठीक है। इंडिया ने सबसे पहला स्टील बनाना सीखा, उसके बाद हम ही पर ही ऐसे लेजिस्लेशन, ऐसे कोड लगाए गए ताकि हम स्टील ना बना पाए, ठीक है। सो क्या हुआ कि इंडिया डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन इंडिया के पास क्या थे, बहुत सारे मतलब कि जैसे टाटा जो हैं वो आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए। उन्होंने बोला कि हम क्या लगाएंगे, स्टील की इंडस्ट्री लगाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और उनको कर्ब करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, 2 टाइप के स्टैंडर्ड निकाले। ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन स्टील, उसको बोलते हैं BSS, एंड दूसरा निकाला नॉन ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन स्टील, NBSS, ठीक है। सो BSS, अब देखो स्टील का परचेजर कौन था, मेनली इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, इतने ज़्यादा पक्के घर तो बन नहीं रहे थे, तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता, शिप भी वुड की बन रही थी, तो ये स्टील कहाँ पे इस्तेमाल होता, ये स्टील इस्तेमाल होता रेलवे के अंदर और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। तो अब परचेज़र कौन है, परचेज़र है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किससे परचेज करेगी, ऑब्वियसली ब्रिटेन के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री लग रखी है उससे परचेज करेगी एज़ कम्पेयर टू टाटा। सो उन्होंने क्या किया कि टाटा बनाना दे BSS वाला स्टील, तो उसने क्या किया, 2 टाइप के बना दिए कि BSS एंड नॉन BSS, ठीक है ना। जो BSS को फॉलो करेगा वही स्टील खरीदा जाएगा।
तो यानी कि हमको कंपेल किया गया कि हम हाई स्टैंडर्ड का जो स्टील है ना वो बनाएं। और जबकि हम अभी इन्फेंट स्टेज पर थे, टाटा इन्फेंट स्टेज पर था अपनी, तो मतलब कि बहुत कम ही इंडस्ट्रीज़, बहुत कम ही मिल्स जो थी वो अफोर्ड कर सकती थी कि बीएसएस टाइप ऑफ स्टील बनाएं। बाकी सब एनबीएसएस, और उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज सभी कंट्री एनबीएसएस बना रही है, तो वो अपना स्टील खरीदेगी एज़ कम्पेयर टू कि भारत से वो उस चीज़ को खरीदे। तो इसी कारण से स्टील इंडस्ट्री को इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अनवायबल छोड़ दिया गया, और इसी कारण से इंडिया का क्या रहा, लो डेवलपमेंट रहा। और बन के आता था स्टील कहाँ से, ब्रिटेन से। खरीदता कौन था, इंडिया खरीदता। तो पैसा कहाँ है, हमारा पैसा जाता था बाहर। ऐसे लूटा गया इंडिया को। अब क्या होता है कि ये जो लूट है ना, इसको भी जस्टिफाई करते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है अपोलोजिस्ट्स। वो बोलते हैं कि लूट इसलिए हुई, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने डेलिब्रेटली लूटा। वो बोलते हैं ऐसा, डेलिब्रेटली नहीं लूटा, क्योंकि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इसी कारण से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। अब वहाँ पे इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, इसी कारण से वो बढ़िया स्टील बना रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना, तो ये लाजमी है कि उनका राइज हुआ। अरे भाई ये फैक्ट समझो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किसने पे किया, इंडिया ने पे। इंडिया से वो रिवेन्यू लेके जा रहे थे और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इंडिया का तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उन्होंने, और ब्रिटेन का क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लूटने के उसमें, कॉलोनियलिज्म की वजह से। ठीक है, एक और रीज़न देते हैं कि ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य इसलिए बनाया, कॉलोनियलिज्म इसलिए किया, बिकॉज इंडिया इज पुअरली गवर्न। अच्छा, मुगल के टाइम पे 23% ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो इंडिया जो है मैन्युफैक्चर कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जीडीपी का 23% था वर्ल्ड का। तो दिस कंट्री इज पुअरली गवर्नड। बोलते यूनिटी नहीं था। अरे भैया, जब यूरोप भी इंडिया में आते थे, वो बोलते थे इंडिया में जा रहे हैं, भारत में जा रहे हैं। इनफैक्ट, ठीक है ना, तो जब भी किसी बाहर के देश से लोगों ने देखा इंडिया को एक कोहेजन फोर्स में देखा। एक और बोलते हैं कि सिविलाइज्ड करने आए, बिकॉज वी आर अनसिविलाइज्ड। वो बोलते थे कि ये सब तो अनसिविलाइज थे, इनको सिविलाइजेशन इन, अगर ऐसा ही था तो सबसे पहली सिविलाइजेशन आई थिंक वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पुरानी सभ्यता है उनमें से सबसे पहली सभ्यता तो इंडिया के पास थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइटिंग हमारे पास थी, सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई, यूरोप में कौन सी थी। सो ये जो अपोलोजिस्ट बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है यूरोप का जो है वो बढ़ा, सो ये गलत फैक्ट्स बोलते हैं। ये डेलिब्रेटली अटेम्प्ट था इंडिया को इम्पोवरिश्ड करने का। हाँ, इंडियन रूलर्स की थोड़ी बहुत गलती रही, बट जितना भी इंडिया को लूटा गया वो डेलिब्रेटली था, जानबूझकर था, और ऐसी जानबूझकर पॉलिसीज़ बनाई गई कि इंडिया को लूटा जा सके। कंक्लूजन में ये बोलूँगा, देखो, इंडिया का यूरोप को प्राइस पता था। देखो, आपको ना किसी चीज़ की ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। आपको किसी व्यक्ति का प्राइस पता होता है, कई बार आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस कैन बी क्वांटिटेटिव, बट प्राइस कांट बी क्वालिटेटिव। वैल्यू इज क्वालिटेटिव। उनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड क्राउन रूल को, वहाँ के राजाओं को जिन्होंने गवर्न किया हमारे ऊपर, उसके बाद रानियों को, इंडिया का प्राइस पता था कि यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, लेकिन इंडिया की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, जो नेचर था कॉलोनियल एम्पायर का वो वेनल था, करप्ट था। इंडिया को लूटा गया पर्फिडी, क्यूपिडिटी एंड शिकनरी के साथ, धोखेबाजी के साथ, लालसा के साथ, लालचपन के साथ। लेकिन मेरे दोस्त, इंडिया एक रिसोर्सफुल कंट्री है। इंडिया फिर से खड़ा हो रहा है अपने पैरों पर, फिर से बन रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है
एंड जिन्होंने ये बोला था जब इंडिया बना था ना कि इंडिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, बाल्कनाइज्ड हो जाएगा, आज ये है कि जो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब इकट्ठे आए कॉलोनियलिज्म करने के लिए। क्यों आए? बिकॉज कॉलोनियलिज्म से क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था इन सबको। आज हालात ये है कि जो स्कॉटलैंड है, जो कि इंग्लैंड के साथ साझा था कॉलोनियलिज्म के अंदर, आज वो उससे सेपरेट जाने की बात कर रहा है, बिकॉज आज वो कॉलोनियलिज्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज जब कॉलोनियलिज्म था ना, तो 25% जो एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है ना, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ऑफ ब्रिटेन, वो जाता था स्कॉटलैंड के पास। और स्कॉटलैंड की आबादी जो थी वो ब्रिटेन की पॉपुलेशन की 9% थी। आज वो अलग जाने की बात कर रहा है। आई होप आपको पता चला होगा कि कितना ब्रिटिश अम्पायर था ये। तो देखते रहिए व्यर्थ को। जय हिंद, जय भारत।